हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे थे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इससे पहले जो है मैंने इसके पूरा कॉन्सेप्ट करवाया था, फिर जो है वन लाइनर क्वेश्चंस करवाए थे और आज जो मैं करवाऊंगी वो क्या करवाऊंगी, एमसीक्यू। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो पूरा जो है इसमें मैं शामिल कर लूँ। 3 पार्ट में मैंने करवाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो एनसीएफ से आने वाला क्वेश्चन कोई भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि पूरे सीटेट में जो है एनसीएफ से कम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीडीपी हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपका सब्जेक्ट में सोशल साइंस हो या साइंस और मैथ्स हो। ठीक है, तो और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेरा चैनल पे नए हैं, लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो लोग जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। एंड पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ओके, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बात नहीं, बस अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अपना क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके नहीं किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2005, ये किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। पढ़ाई रटत प्रणाली से मुक्त हो, बिल्कुल सही। जो पढ़ाई है वो रटने पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उससे मुक्त होनी चाहिए, कि मतलब कि बच्चों को जो है हमें सिखाना है, समझाना है, ना कि रटवाना है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, बिल्कुल, इसीलिए जो है ग्रेडिंग सिस्टम किया गया है। इसका मेन कारण है कि बच्चों को जो है मार्क्स देखकर जो है घबराए नहीं, ग्रेड रहेगा तो वो शायद अच्छे से कर पाएंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बाहरी जीवन से, आपके स्कूल के बाहर जो हो रहा है उससे को रिलेट करके जो है पढ़ाना। उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा ऑप्शन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन का चयन करें। सही कथन कौन सा है इसमें से देखना है। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। क्या ये बात सही कह रहा है। अधिगम प्रक्रिया जो आपकी लर्निंग है उसमें उन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को शामिल करना जो आपको ना समझ में आए, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको बाहर के जीवन से, जो आपके बाहरी जीवन में है उससे कोरिलेट करके पढ़ाना, बाहरी जीवन से जोड़ना, तो ये तो ऑप्शन सही है। पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एनसीएफ साफ साफ कहता है कि जो हमारा करिकुलम है वो जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, याद रखिएगा, बाल केंद्रित, कल मैंने ये करवाया था, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, उस स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। इनमें से क्या जरूरी है। औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, मतलब जो फॉर्मल हमारे गेम होते हैं और इनफॉर्मल गेम होते हैं, योग, उपरोक्त सभी, योगा। ठीक है, तो कौन सा सही क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है हमारा क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। जो बच्चों का शारीरिक और मनोसामाजिक विकास है, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को जो है खेल खिलाया जाए, क्योंकि खेलने से जो है उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं जो है उससे ब्रेन भी कनेक्ट होता है, तो वो फ्रेश रहेंगे। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के खेल शामिल होना चाहिए, योगा भी शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ जो है करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वह दर्शाते हैं अपनी असफलता को,
अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो क्या दर्शाता है, जो उसकी उसकी वो असफल हुआ है, समाज की असफलता को, स्कूल की असफलता को, या परिवार की असफलता को। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बच्चा असफल हो रहा है तो बच्चा कहीं या नहीं कहीं, बच्चा अगर फेल हो रहा है तो ना तो बच्चा जो है फेल नहीं हो रहा है, वो अपनी असफलता को नहीं दर्शाता है, बल्कि स्कूल की असफलता को दर्शाता है कि स्कूल ने सही मेथड का प्रयोग नहीं किया, सही तरीके से नहीं पढ़ाया, इसलिए जो है बच्चा फेल हुआ है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे थर्ड जो है करेक्ट होगा। कभी भी बच्चा फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है। तो यहाँ पे स्कूल में जो भी है, तो यहाँ पे स्कूल असफल हुआ है, ठीक है, बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो ऑप्शन हमारा जो थर्ड है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। मतलब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे किस प्रकार का आप शिक्षण नहीं कर सकते हैं, टीचिंग नहीं मतलब उसकी बात करना जो है निरर्थक होगा, कोई काम का नहीं है। जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए, सामान्य बच्चे देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे ना तो भी उसमें पढ़ लेंगे। जो कक्षा केंद्रित है वो भी कहीं ना कहीं सही है, पिछड़े ये भी नहीं होगा। जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, जो सृजनशील बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है मुश्किल होता है, क्योंकि उन बच्चों को इंडिविजुअली थोड़ा सा जो है ना आगे करना पड़ता है, देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील बच्चों के जो है अध्यापन की बात करना उनके लिए जो है बहुत ही बेकार है, निरर्थक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। मतलब बच्चों को किस प्रकार का हम असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चों के किस प्रकार का असेसमेंट जो है उनके लिए कौन सा असेसमेंट का तरीका है जो सही रहेगा। जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, मतलब एक तरह से सबमिटिव असेसमेंट जो होता है। दैनिक गतिविधियां, हम इसको फॉर्मेटिव की तरह ले सकते हैं, मतलब कि जो डेली आप डेली कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके बेस पे जो है असेस कर रहे हैं वो। अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के आकलन का सही तरीका इनमें से जो है कौन सा रहेगा। तो मैं बताऊं तो जो डेली जो होता है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसी टाइम जो है चेक करें कि बच्चों को कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, दैनिक गतिविधियां होती है, डेली एक्टिविटी बेस पे जो आप असेस करते हैं वो जो है सही होता है। तो यहाँ पे सेकेंड जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक, जो बच्चे भाषा के आधार पर बहुत कम है, उन वर्गों के बच्चों को जो है शिक्षा आप किस भाषा में देंगे। हिंदी में, अंग्रेजी में, मातृभाषा, उपरोक्त सभी भाषा में। देखिए, एनसीएफ 2005 साफ साफ कहता है कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, खासकर जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, वो मातृभाषा में। और यहाँ पे बोला है भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों को, तो यहाँ पे उन बच्चों को जो है शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित, जो गणित सीखते हैं बच्चे, सॉरी एक मिनट, हाँ वेट फॉर फ्यू मिनट्स, पहले लेते हैं। गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, गणित शिक्षण का क्या लक्ष्य होना चाहिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार। तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त सोच का निर्माण करना, या संचालित करने की योग्यता का विकास करना, या सभी। तो देखिए, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे तार्किक तरीके से सोच सके, ये सही है। अमूर्त सोच का निर्माण करना, कि बच्चे के सामने अंक ना भी हो तो उस तरीके से जो है वो अपने उनकी सोच को डेवलप करना, कि अमूर्त सोच अगर सामने चीज़ें नहीं भी दिखे तो भी जो है उसका निर्माण कर सके। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, तो ये हमारा सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ निकाले हैं, मतलब बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इनको अच्छे से करेंगे, अच्छे से तब आप करते हैं अच्छे से, तभी मुझे फ़ायदा होगा कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा, इसका आप लोगों को बेनिफिट मिला। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरे इतना कुछ मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से सही नहीं है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ठीक है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे बोला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार क्या सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कोई एक ऑप्शन सही नहीं है और 3 जो है सही होगा। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे
जो है सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, हर एक बच्चों की लर्निंग पावर अलग होती है, हर बच्चों की योग्यता अलग होती है, मानसिक स्तर अलग होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया कि सभी बच्चे एक ही तरह से बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात। सभी बच्चे जो है चाहते हैं सीखना, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह पर सीखने की प्रक्रिया जो है चलती रहती है, ये बात सही है। स्कूल के अंदर भी सीखते हैं, घर में भी सीखते हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें से हमारा ये 3 ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन क्या पूछा है, सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट होगा, जो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सुगमकर्ता के रूप में, आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक जो होता है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, बच्चों को जो है वहाँ पर जो है वो एक सुगमकर्ता के रूप में, एक सिखाने के रूप में रहता है। तो यहाँ पे जो है आदेश नहीं देता है, ना ही वो एक नेता का रोल प्ले करता है, वो बच्चों के साथ रह के बच्चों को जो है मदद करता है। तो सुगमकर्ता के रूप में फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। सॉरी, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। क्या हम सीखते हैं तो वो हमारे ज्ञान में बाधा डालता है? बिल्कुल नहीं। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट होगा? तो जो सीखना है वो ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे 3rd जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रोफेसर यशराम यशपाल, ये आप लोगों को पता ही है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत ही इजी है, इसको मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे, ये पता होना चाहिए। तो कुल सदस्यों की संख्या जो है 35 थी। ऑप्शन 3rd हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 35। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मोड़ के क्वेश्चन दिया है। विद्यालय ज्ञान को कहाँ से? कक्षा से, बाहरी स्कूली जीवन से, समाज से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो विद्यालय का ज्ञान है उसको बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना चाहिए, बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन जो है हमारा 2nd करेक्ट होगा। कल भी मैंने इसमें से कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कल भी मैंने बताए थे, लेकिन आज मैंने बताया था ना MCQ बेस्ड मैं करवाऊंगी, तो इसीलिए जो है इनको इस तरीके से लाई हूँ ताकि आप लोगों को ऐसे देखने को मिले तो आप उसमें ऑप्शन में जो है गलतियाँ न करें। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का इससे आने वाले एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को ये क्वेश्चंस तैयार करने में, तो अगर आप लोग जो है जुड़ते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, तो अपने आप को मोटिवेशन मिलता है कि और करवाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने अपनी डैश से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने अपनी डैश से प्राप्त की है। संज्ञानवाद से, अनुदेशन से, रचनावाद से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, ये जो है एक रचनावाद, मतलब कि एक रचनावाद से प्राप्त किया है, क्योंकि देखा होगा आपने ये प्रोग्रेसिव की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पर? बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रीय शिक्षा पे बल देता है। रटने की प्रक्रिया पे? नहीं। रटने से मुक्त प्रणाली पर। स्वयं करके सीखने? बिल्कुल। लर्निंग बाय डूइंग, ये स्वयं कर सीखने पर बल देता है, और यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन 3rd यहाँ पे करेक्ट होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा जो है बिना प्रयास के हो, शिक्षा रटने के साथ हो, शिक्षा बिना बोझ के, या शिक्षा बिना शिक्षक के। तो देखिए, शिक्षा बिना प्रयास के नहीं हो सकती है, रटने पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ इनकार किया है। शिक्षा जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, ये साफ साफ बोला गया है कि जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसका मेन सूत्र है, इसका आधार ही है कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ की हो। तो ऑप्शन 3rd जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? आप लोगों को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है एक निबंध लिखा था, उनके किस निबंध से जो है ये प्रेरित है? प्रगति के साथ सभ्यता? बिल्कुल नहीं।
सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति नहीं, तो ये सब तो गलत है। सभ्यता और प्रगति निबंध है, उससे जो है ये प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? बता दिया है मैंने, एक सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, सुविधादाता के रूप में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इस पर। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा सुधारों में किस सुधार को जो है सुधारा गया है? जो परीक्षा सुधारों में किस सुधार को अपना बताया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होता है उस प्रकार की इवैल्यूएशन को, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को, या सतत मूल्यांकन को जिसमें हमारा जो है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, ठीक है, दोनों ही आता है। फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट जिसमें दोनों ही आता है उसको जो है सतत मूल्यांकन या सभी। तो यहाँ पे हमारा चार, मतलब इन तीनों की बात की गई है। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। सामूहिक मतलब ग्रुप डिस्कशन असेसमेंट को भी ये बोलता है, खुली पुस्तक जो ओपन बुक टेस्ट है उस वाले असेसमेंट को भी करता है, सतत मूल्यांकन को भी ये बताता है, और सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो फोर्थ होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से करेंगे। मेरी जो कोशिश है कि इससे एक भी मार्क्स ना कटे, उस पर आप जो है खरे उतरेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों को शेयर कर दीजिए जो CTET की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और NCF उनका अच्छे से तैयार हो जाए। मैं हर टॉपिक करवाऊंगी। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट।